हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई सीरीज एक्सप्लेनेशन में। और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्लोरी की सीजन 2 को, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा थ्रिलिंग सस्पेंस ड्रामा है। अगर आपको सस्पेंस ड्रामा पसंद है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस होने वाली है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और ये सीन मैंगो के गायब होने से पहले का था, क्योंकि मैंगो ने गायब होने से पहले अपने सारे गैंग मेंबर्स को कॉल की थी। और सबसे पहले उसने कॉल किया था सारा को और उससे कुछ डॉलर्स के लिए पूछा था। और बातों ही बातों में वो सूही का भी जिक्र करता है कि मुझे पता है कि सूही के साथ क्या हुआ था, लेकिन सारा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो जेजुन को कॉल करता है और उससे कुछ पैसे मांगता है और उसे ये भी कहता है कि उसे सूही के बारे में पता है और उसके बारे में उसके पास कुछ एविडेंस भी हैं। लेकिन जेजुन भी उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद वो कॉल करता है हेजुन को और उसे कहता है कि मैं कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती है। जिस पर मैंगो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूही का केस फिर से ओपन हो रहा है और अगर तुम कोरिया में रही तो तुम्हारे ऊपर भी केस हो सकता है। वो सिर्फ हेजुन को डरा रहा था ताकि वो भी उसके साथ चले। और ये बात सुनकर हेजुन सच में थोड़ा डर भी जाती है। उसके बाद मैंगो कॉल करता है थोंगुन को और उसे बताता है कि उसके गैंग मेंबर्स कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। तो थोंगुन उसे कहती है कि क्या तुमने योंगजिन को कॉल किया? और मैंगो उसे कहता है कि मैं उससे बात करने से पहले तुम्हें कॉल करना चाहता था और तुमसे बात करने के बाद ही मैं योंगजिन को कॉल करूंगा। तो थोंगुन उसे कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे धोखा दोगे। तो मैंगो उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ फिर से वो सब ना हो तो वो उसे वो एविडेंस वापस कर दे। थोंगुन भी समझ जाती है और स्माइल करने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रीवियस सीजन के लास्ट एपिसोड में, जहाँ पर योंगजिन थोंगुन के अपार्टमेंट में खड़ी हुई थी। लेकिन उसी समय उसके पीछे कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं, उसका हस्बैंड डोयुंग था। योंगजिन उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और डोयुंग भी उसे देखकर हैरान रहता है कि ये किसी और के अपार्टमेंट में ताला तोड़कर क्यों घुसी हुई है। जिसके बाद योंगजिन उल्टा ही अपने हस्बैंड को सुनाने लगती है कि तुम थोंगुन के अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो। योंगजिन कहती है कि वो तो मेरी फ्रेंड थी, इस वजह से मैं उसे मिलने आई थी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर डोयुंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान था और मैं सिर्फ तुम्हें देखने ही यहाँ पर आया था, क्योंकि इस पूरे कमरे में तुम्हारी ही फोटोज लगी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि थोंगुन ने उस कमरे में एक कैमरा सेट किया हुआ था और वो योजुंग के घर पर बैठकर गो गेम खेल रही थी और साथ ही अपने फोन में उनकी सारी कन्वर्सेशन भी सुन रही थी। जिसके बाद डोयुंग उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में ही किसी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बुली किया है? जिस पर योंगजिन उसे कहती है कि तो तुम वो बॉक्स खुलवा कर ही रहोगे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने उसकी बात सुनी लेकिन मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी और ना ही तुमने मुझसे इस बारे में कभी कुछ पूछा। वो वापस से उल्टा उसे ही सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, क्योंकि तुमने इस बारे में उसकी बात का विश्वास किया लेकिन मेरी बात का तुमने भरोसा नहीं किया। ये सब कहकर योंगजिन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डोयोंग वहाँ पर लगी सारी पिक्चर्स को देखने लग जाता है, जहाँ उसकी नजर एक पिक्चर पे पड़ती है जो उसकी बेटी की पिक्चर थी। वहीं एक पिक्चर में वो ये भी देखता है कि योंगजिन उसकी बेटी को एक आई क्लिनिक में लेकर जा रही है और वो वहाँ पर अपनी बेटी की जेजुन के साथ फोटोज देखकर भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। थोंगुन उधर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि योंगजिन का हस्बैंड अपने शूज उतार कर उसके कमरे में अंदर गया था। दूसरी तरफ हम योजुंग को देखते हैं जो कि मॉर्चरी हाउस में आया था और वो सूही की डेड बॉडी को देखना चाहता था। तो जैसे ही योजुंग बाहर आता है तो एक सीनियर डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर को बोलता है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के किसी को भी अंदर कैसे आने दिया? तो जूनियर डॉक्टर उन्हें कहता है कि ये हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है, तुम्हें इसे कैसे मना कर सकता था? सीनियर डॉक्टर भी योजुंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए थे? जिसके बाद योजुंग से कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर सूही की बॉडी नहीं है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि सूही की बॉडी को हमने मॉर्चरी हाउस में नहीं रखा है, बल्कि हमने उसे एक फ्रीजर में रखा हुआ है। जिसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि डॉक्यूमेंट्स में उसकी बॉडी का जिक्र यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में उसकी बॉडी को फ्रीजर में रखा गया है। जिसके बाद योजुंग उससे पूछता है कि आखिर ये मामला इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों है? जिस पर डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम सूही के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? जिस पर योजुंग उसे कहता है कि ये थोड़ा पर्सनल मामला है, लेकिन डॉक्टर उसे बता देता है कि
उसके फादर के कहने पर ही उसकी बॉडी को फ्रीजर में रखा गया था। और ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है। अब हम देखते हैं थोंगुन को, जो कि योजुंग के घर पे थी और वो वहाँ की सारी चीजों को बड़ी ही बारीकी से चेक कर रही थी। तभी वहाँ पर योजुंग आ जाता है और वो थोंगुन को वहाँ पर देखकर कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर हो। तो थोंगुन उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था। जिसके बाद थोंगुन उसे कहती है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है और तुम उसे मत खोलना, मैं उसे खुद से सॉल्व करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सारा को, जिसे ड्रग्स नहीं मिल रहा था और वो बड़ी ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। और जीजुन उससे पूछ रहा होता है कि काफी दिनों से मैंगो का कोई पता नहीं चल रहा है, क्या तुमने तो नहीं उसे मार डाला। अब क्योंकि सारा बहुत ही ज्यादा परेशान थी तो उसे कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं उससे आखिरी बार कब मिली थी। और वो दोनों इस बात से भी काफी ज्यादा परेशान थे कि हेजुन ने मैंगो के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। ठीक उसी समय जीजुन के पास भी एक इन्वेस्टिगेटर आया हुआ था। वो इन्वेस्टिगेटर भी मैंगो के बारे में ही पूछताछ करने वहाँ आया था, जिस पर जीजुन कहता है कि मैं तो उसे वैसे भी निकालना चाहता था लेकिन वो उससे पहले ही चला गया और मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है। लेकिन कोई और था जो उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहा था और वो योंजिन के हस्बैंड का नाम यहाँ पर बता देता है कि वो डोयोंग था और उसे काफी टाइम से ढूंढ भी रहा था और हो सकता है कि उसके मिस होने में उसी का कोई हाथ हो। अब हम देखते हैं कि जब योंजिन अपना वेदर फोरकास्ट की रिकॉर्डिंग करके अपने स्टूडियो से बाहर आ रही होती है तो उसकी असिस्टेंट भी उसके साथ थी और वो अचानक से किसी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और वो कोई और नहीं थोंगुन ही थी। थोंगुन योंजिन के पास आकर कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एक्सपेंसिव डोर लॉक नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर तुम मुझसे उस डोर लॉक का पासवर्ड पूछती तो मैं तुम्हें खुद ही उसका पासवर्ड बता देती। उसी बीच हमें योंजिन के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि थोंगुन को देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई थी और उसके हाथ पर भी वैसे ही जले हुए के निशान थे जैसे कि थोंगुन के बॉडी पर थे, जिसका मतलब था कि शायद वो भी विक्टिम रह चुकी है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह बैठे थे और योंजिन उसे काफी कुछ सुना रही थी कि तुम्हारे लिए कितना टफ रहा होगा, कि मुझ तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है और यहाँ तक कि एक टीचर भी बन गई हो, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो इन सब से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और योंजिन उसे कहती है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और अगर सच में ही तुम्हारे पास कोई एविडेंस होता तो तुम पुलिस के पास गई हुई होती, यहाँ बैठकर मुझसे बातें नहीं कर रही होती। जिसके बाद थोंगुन उसे वही रात वाली रिकॉर्डिंग दिखा देती है जब वो उसके कमरे में घुसी हुई थी। थोंगुन उसे कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करके तुम्हें सब जगह बदनाम कर सकती हूँ। और योंजिन उसे कहती है कि जाओ तुम इसे पोस्ट कर दो और सिर्फ इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जिसके बाद थोंगुन उसे कहती है कि मेरे पास थोड़े और सबूत भी हैं और उसे वो सभी पुरानी रिपोर्ट्स फोटोज दिखाने लग जाती है जो उसने स्कूल टाइम में अपने बुली होने पर किए थे। और योंजिन को कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो इनके थ्रू तुम्हें बदनाम कर सकती हूँ। और वो उसे कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ एक लास्ट चांस देने के लिए बुलाया है और वो लास्ट चांस किसी की वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। असल में थोंगुन योंजिन को उसके हस्बैंड की वजह से एक चांस देना चाहती थी क्योंकि उसे उसके हस्बैंड की वो बात बहुत ही अच्छी लगी थी जिसमें वो जूते उतार कर उसके अपार्टमेंट में अंदर आया था और इसी वजह से वो उसे एक चांस देना चाहती थी। जिसके बाद वो योंजिन को कहती है कि तुम ये सारे सबूत और एविडेंस लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पर खुद से कन्फेस कर लो कि तुमने किस किस को बुली किया है और उन सब से माफी भी मांगो। और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे रिवेंज नहीं लूंगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया पुलिस स्टेशन से मिलने वाली सजा से वो बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा होगी जो मैं तुम्हें दूंगी। जिसके बाद योंजिन उसे कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं कन्फेस कर लूंगी ताकि उसके बाद सब जगह मेरी बदनामी हो और मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके लिए मुझे जेल जाकर कन्फेशन करना हो। और उसकी ये बात सुनकर थोंगुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। योंजिन उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी और अगर मैं तुम्हें हरेस नहीं करती तो तुम इतनी सक्सेसफुल टीचर भी कभी नहीं बन पाती। उसकी ये सारी बातें सुनकर थोंगुन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि ये लास्ट चांस मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की वजह से दे रही थी और अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा असल चेहरा उससे पहले ही देख लिया और अब मैं कभी भी गिल्ट में नहीं रहूंगी। और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर हम डूयोंग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की फोटो जेजुन के साथ देख रहा था और उस फोटो को देखते हुए उसे जेजुन की बात याद आती है
जिसमें उसने स्कूल में उसे कहा था कि अगर किसी से उसकी बहुत ही कीमती चीज छीन लो तो क्या तुम्हें पता है कैसा लगता है। और उसी टाइम हम ये भी देखते हैं कि डूयोंग की असिस्टेंट वहाँ आती है और उसे कहती है कि पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और वो ये इन्वेस्टिगेशन मैंगो के रिगार्डिंग करना चाहते हैं क्योंकि वो मिसिंग है। और ये बात सुनकर डूयोंग भी थोड़ा हैरान रह जाता है। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट उसे एक फ्लैश ड्राइव देती है और कहती है कि उस दिन मैंगो ने उसे कुछ कहा था और वो उन सारी बातों को खुद से उन्हें नहीं बता सकती। अब हम देखते हैं कि डूयोंग अपनी गाड़ी में जा रहा था और उस फ्लैश ड्राइव को भी सुन रहा था जिसमें मैंगो ने उस असिस्टेंट को कहा था कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉस की बीवी किस किस के साथ सोई है। मुझे उन सब के नाम पता हैं और मैं तुम्हारे बॉस को बदनाम करने के लिए उन सभी को ऑनलाइन पोस्ट भी कर सकता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर डूयोंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं थोंगुन को जो कि योजुंग के घर पर थी और उसका वो ऑर्डर भी आ चुका था जो कि एक टेंट हाउस था। और वो उस टेंट हाउस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि योजुंग उसे सेटअप कर रहा था। और जैसे ही वो टेंट से बाहर आता है और बाहर थोंगुन को देखता है तो वो भी डर जाता है और थोंगुन को कहता है कि जब ये आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इसे बना दूं। जिसके बाद थोंगुन उस टेंट हाउस को देखने लगती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था और वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या मैं इतनी सुंदर जगह को डिजर्व करती हूँ। इधर हम देखते हैं डूयोंग को जो अब अपने घर आ गया था और वहाँ की साफ सुथरी दीवारों को देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। साथ ही हम देखते हैं योजुंग को जो कि थोंगुन के लिए पूरी तरीके से कैंपिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था और उसका वेट भी कर रहा था। वो थोंगुन की काफी ज्यादा केयर भी कर रहा था और ये सब कुछ थोंगुन को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब थोंगुन को लगता है कि योजुंग ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है और उसके लिए गाना गाने की भी कोशिश कर रहा है तो वो बीमार होने का बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि शायद मुझे बुखार है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन योजुंग उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें बुखार है। और वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम मेरे गाना सुनने से बचना चाहती हो। उधर थोंगुन भी उसे थैंक्स बोलती है कि उसने उसे अपने घर पर स्टे करने के लिए परमिशन दे रखी है और उसे भी उसके साथ उस घर में रुकना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इधर सारे गैंग मेंबर्स आपस में मिलने आते हैं जहाँ पर सारा काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और वो ये सोच रही थी कि अब वो शायद ड्रग्स केस में फंस सकती है और सारा अपना सारा गुस्सा हेजुन पर निकालने लग जाती है कि आखिर उसने उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों करी। जिस पर जेजुन उसे रोक लेता है और कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, ड्रग्स तुम लेती हो और इसमें किसी और की कोई भी गलती नहीं है। उसी टाइम योंगजिन ने कहती है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और उस थोंगुन के पास सारे वो सबूत हैं जो हमारे खिलाफ हैं और हम उसे बुली करने के केस में फंस सकते हैं। जिस पर सारा और बाकी अपना पीछा ये कहकर छुड़ा लेते हैं कि हम तो नहीं फंसेंगे, अगर फंसोगी तो तुम ही, क्योंकि तुम ही उन सबको बुली किया करती थी। और वो सब ये बात करने लगते हैं कि लास्ट टाइम मैंगो ने सूही के बारे में उन सब से बात की थी। सब सोचने लगते हैं और योंजिन को कहते हैं कि शायद सूही के साथ तुमने ही कुछ किया है। जिस पर योंजिन उन्हें कहने लगती है कि उस दिन वो और जेजुन साथ में ही थे तो उसका उस जगह से कोई लेना देना है ही नहीं जहाँ से सूही गिरकर मरी थी। सारा भी उससे पूछती है कि क्या वाकई ही तुमने सूही के साथ कुछ किया था और योंजिन हैरत में वहाँ पर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। वो यही सोच रही थी कि सूही को उस दिन छत पे से धक्का उसी ने दिया था। वो उस पुरानी बात को याद करके हंसने लगती है और उन सबको कहती है कि मैं तुम सबको देख लूंगी। और वो मन ही मन समझ भी जाती है कि वो सब उसे अब अकेला छोड़ रहे हैं। जिसके बाद वो वापस उसी जगह पर आती है जहाँ से उसने सूही को धक्का दिया था। जिसके बाद वो चीफ पुलिस को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि जिसने सूही के सुसाइडल केस के लिए कुछ एविडेंस भिजवाए थे वो उसके बारे में जानना चाहती है। जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में और हमें पता चलता है कि सूही की सुसाइडल केस के लिए जिसने वो एविडेंस भेजे थे वो कोई और नहीं, थोंगुन ही थी। और हमें ये भी पता चलता है कि जो एविडेंस थोंगुन ने उन्हें दिए थे वो एविडेंस उन्होंने योंगजिन की मॉम को दे दिए थे और जिसके बाद उन्होंने इस केस को एक सुसाइडल केस प्रूफ कर दिया था। और वो चीफ पुलिस योंगजिन की मॉम से ये भी कहता है कि आपको ये एविडेंस अब बर्न कर देने चाहिए ताकि ये केस दोबारा कभी ना खुल पाए। इसके बाद हम थोंगुन को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेटर को काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी और वो ये भी कह रही थी कि ये एक मर्डर हो सकता है क्योंकि एविडेंस में एक नेम टैग भी मिला था जो कि सामने नहीं लाया गया था। जिस पर इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हमारे पास
पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये एक मर्डर था। और वो थॉन्गुन से पूछता है कि अगर उसके पास कोई भी एविडेंस है तो वो उन्हें दे दे। इसके बाद हम योंजिन को देखते हैं जो वापस से चीफ पुलिस के पास आई थी और उनसे पूछ रही थी कि क्या उन एविडेंस में कोई नेम टैग था या कोई अलग से एविडेंस मिला था, जिस पर चीफ पुलिस उन्हें कहता है कि जिसने भी वो एविडेंस दिए थे वो कोई अननोन आदमी था और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो जिस पर योंजिन उन्हें कहने लगती है कि इसका मतलब मुझे डर कर रहना चाहिए। तो वो योंजिन को कहते हैं कि ये 18 साल पहले की बात है और तुम्हें डर कर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक सुसाइड केस प्रूफ हो गया था। जबकि योंजिन चीफ पुलिस को धमकाने की कोशिश करती है अपने पैसे के दम पर और कहती है कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं तो उन्हें एक बार इस मामले में फिर से देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखते हैं हम ह्यूनम को जो कि भागी हुई आ रही होती है और वो अपनी बेटी के पास जा रही होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पति ने उसकी बेटी को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और अपने हस्बैंड से बस लड़ने जा ही रही होती है, लेकिन उसकी बेटी उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर आप जाओगे तो वो आपको भी मारेंगे और वो उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। ह्यूनम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको मेरे बारे में इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ह्यूनम अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वो अमेरिका जाकर रहना चाहेगी, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हाँ वो अमेरिका जाकर रहना चाहेगी। और इन सब के बाद वो अपनी मॉम को भी अपने पास आने के लिए कहती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और रोने लगती है। ह्यूनम ने अपनी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स थॉन्गुन को दे दिए थे और वो उसकी बेटी के अमेरिका जाने की पूरी प्लानिंग भी कर रही थी। इधर हम देखते हैं कि योजुंग अपनी मॉम से मिलने के लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी मॉम बाहर आती है तो अपनी मॉम से कहता है कि 4 घंटे की ऑपरेशन सर्जरी के बाद भी आप काफी ज्यादा फ्रेश लग रही हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो योजुंग कहता है कि मैं बस आपको मिस कर रहा था। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद योजुंग अपनी मॉम से कहता है कि मुझे जो लड़की पसंद है वो किसी से रिवेंज लेना चाहती है और क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हारा मन उसकी हेल्प करने का कर रहा है तो तुम्हें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। और वो अपने बेटे को याद दिलाती है कि उसके फादर कितने अच्छे इंसान थे और उन्होंने एक बहुत ही बुरे इंसान की भी जान बचाने की कोशिश की थी क्योंकि वो उनका पेशेंट था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉन्गुन एक नर्स से मिलने आई थी और वो नर्स थॉन्गुन से पूछती है कि तुम्हें सूही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे मिली थी। जिस पर थॉन्गुन फ्लैशबैक में एक सीन सोचने लगती है और वो सोचती है कि जब वो मुर्दा घर के बाहर खड़ी हुई थी तो सूही की मॉम वहीं पर खड़ी हुई थी और वो थॉन्गुन को बताने की कोशिश कर रही थी कि सूही ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे मारा गया था। और वो थॉन्गुन को बताने की कोशिश करती है कि उन सभी ने उसको मारा था। जिसके बाद वो सूही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थॉन्गुन को दिखाने लग जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि मरने से पहले सूही 1 मंथ की प्रेग्नेंट थी। यही बात योजुंग को भी पता चल गई थी कि सूही प्रेग्नेंट थी। ये बातें जानकर नर्स भी काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन थॉन्गुन उन्हें कहती है कि वो सूही की मौत का बदला लेकर रहेगी क्योंकि एक टाइम था जब वो खुद मरना चाहती थी, लेकिन सूही का बदला लेने के लिए ही उसे हमेशा मोटिवेशन मिलती रही और सिर्फ सूही के कारण ही वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकी। थॉन्गुन की ये बातें सुनकर नर्स भी कहती है कि तुमने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद थॉन्गुन अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर लगी सारी फोटोज को उतारने लगती है, जहाँ पर वो मैंगो की एक फोटो देखकर याद करती है कि आखिरी बार जब उसने मैंगो से बात करी थी तो मैंगो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था और उसे कह रहा था कि वो उसके साथ नहीं है और अगर वो गैंग मेंबर्स फिर से साथ में आ गए तो थॉन्गुन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैंगो से कहता है कि सूही के मौत में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन थॉन्गुन से कहती है कि मुझे पता है कि इस सब क्राइम में तुम भी शामिल हो और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। जिसके बाद मैंगो ने योंजिन को कॉल किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। फोन पर मैंगो ने योंजिन के साथ सूही के बारे में भी बात की थी, जिस पर योंजिन उसे कहती है कि ठीक है वो उसे 11 बजे मिलने आएगी और योंजिन को भी दिखाया जाता है जिसने वही सेम ग्रीन शूज पहने हुए थे। थॉन्गुन भी उन सारे पिक्चर्स को उतारकर अपने बॉक्स में रख रही होती है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि उनमें से एक पिक्चर मिसिंग है और वो उस पिक्चर को ढूंढने लग जाती है।
थोंगुन उस पिक्चर को ढूंढ रही थी, उसी दौरान हमें योंगजिन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट लॉकर को खोल रही थी और वो उसी एविडेंस को देख रही थी जो कि सुही की मौत से रिलेटेड था। इसके बाद हम ह्युनम को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को उसी जगह पर पार्क करती है जहाँ पर वो थोंगुन से मिलती है, लेकिन इस बार थोंगुन की जगह वहाँ पर योंजिन खड़ी हुई थी और ह्युनम योंजिन को देखकर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। ह्युनम काफी ज्यादा परेशान होती है और वो उसे कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, लेकिन योंजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और उसे उसके हस्बैंड की एक फोटो दिखाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि योंजिन ने थोंगुन के कमरे से ह्युनम के पति की फोटो उतार ली थी और उसने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली थी और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।